चलिए दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी। और कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया। सर, हमारी तो जिंदगी आपको पता ही है कि जब तक एग्जाम है तब तक तो चलिए कोई नहीं, जो भी है जैसे भी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, हम शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है सर? लेक्चर नंबर है आज हमारा 6, है ना? लेक्चर नंबर 6 है ना? हाँ सर, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर? हमने लास्ट क्लास में, अच्छा, लेक्चर 6 हो गया था लास्ट क्लास में। आज लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री करा दिया था सारा। ठीक है। और वो कंप्लीट होने के बाद आज हमारा लेक्चर है सर लेक्चर नंबर 7। आइए हम करेंगे सर लेक्चर नंबर 7। और हमें क्या करना है लेक्चर नंबर 7 में? सर हमें करना है इन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, डेटर्स का मैनेजमेंट करना है। ठीक है। किसका मैनेजमेंट करना है सर? डेटर्स का मैनेजमेंट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। पहले जरा लिखिए लेक्चर नंबर 7। चलिए लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कौन होते हैं सर? हमारे डेटर्स। तो डेटर्स की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है। आइए लिखना शुरू करिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें इससे पढ़ना है पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। ठीक है। हमें इसमें पढ़ना है क्या हमें अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करना चाहिए या नहीं। पॉलिसी। आओ लिखना शुरू करिए इसमें। दिस मीन्स, this means deciding, this means deciding how much credit, how much credit a business, how much credit a business should give to its customers, to its customers, and how to collect, how to collect that money, how to collect that money on time। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, गिव क्रेडिट। मतलब यहां पे क्रेडिट सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल की बात हो रही है। डेटर को उधार में बेचेंगे। ओनली, लिखिए ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल। हम तभी उधार देंगे जब वो फायदेमंद होगा। भाई फायदा नहीं हो रहा, लोग उधार लेके जा रहे हैं, अब कह रहे पैसा नहीं है, लौटा नहीं रहे, बेड डेट ज्यादा हो रहे हैं, उनसे मांगने जाओ तो मिलते नहीं है, तो भैया उस केस में उधार मत दो। ठीक है। तो गिव क्रेडिट यानी सेल अब तब करो व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस। ठीक है। आगे लिखिए, स्टॉप व्हेन इट बिकम्स रिस्की। ठीक है। क्या करना है इसमें? इसको लिख लो पहले। स्टॉप व्हेन इट बिकम्स रिस्की लिख लिया। अब जरा मेरी बात समझिए, कंपनी सेक्रेटरी साहब यहां देखिए, क्या करना है। देखो कि हम मैनेज कर रहे हैं रिसीवेबल्स यानी डेटर को। हम कह रहे हैं कि क्यों ना एक काम करें, यानी बिजनेस में सोच रहे हैं कि क्यों ना एक काम करें कि हम उधार में सेल देना शुरू करें, उधार में ज्यादा बेचना शुरू करें। हम पॉलिसी निकाल दें कि सामान अभी ले जाओ, पैसा दो 2 महीने बाद, पैसा दो 3 महीने बाद, हमारी सेल बिल्कुल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ेगी, रिवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट होगा।
अब दूसरा बंदा ये कह रहा है कि सर देखो, आप जो ये बात कर रहे हो ना कि ठीक है कि हम उधार में ज्यादा माल देते हैं, लोग ज्यादा खरीदेंगे, वो बेचेंगे, फिर हमारा पैसा भी लौटा देंगे। लेकिन सर इसमें क्या है, मान लो अगर आपने बहुत सारा सामान उधार में दे दिया, पैसा तो आया नहीं आपके पास, और वो सामान उसका बिका नहीं, या बिक गया और वो भाग गया। सामान बिका लेकिन वो भाग गया, पैसा नहीं दे रहा आपका। उसके पीछे आप लोगों को लगाओगे, आपका बंदा बार बार जा रहा है, पैसा दे दो यार, फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, एक पर्सनली आपने किसी को बैठा रखा है जो कि कलेक्शन का काम कर रहे हैं। उस केस में आप जितना आपने बेचा उससे ज्यादा, मतलब उससे उतना भी आप नहीं वापस आ पाए आपके पास, तो फिर क्या है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे ये डिसाइड करना है कि कितना उधार में दें और कितना उधार में ना दें। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हमारी जो क्रेडिट सेल है वो है 1 लाख रुपए, इंक्लूडिंग, आपको पता है सेल में क्या जुड़ा होता है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 15,000 का। क्या आप मुझे कॉस्ट बता सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हो, COGS। सर जो माल बिक गया वो 1 लाख का बिका, लेकिन उस 1 लाख में प्रॉफिट था 15,000। तो उस माल की लागत, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट हैज बीन सोल्ड, वाज ₹85,000। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये माल कैसे बेचा, उधार में बेचा। अब समझिए जरा, हमने ये माल कैसे बेचा, सर उधार में बेचा। ठीक है, आगे लिखिए, बट कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस, यानी हमने डेटर से पैसा रिकवर करने के लिए, डेटर्स को मैनेज करने के लिए कुछ लोग रखे हुए हैं। तो कॉस्ट होगी उसकी मैनेजिंग फाइनेंस रिसीवेबल्स, उनको हम पैसे देते हैं, मान लेते हैं 18,000 रुपए। कितने पैसे देते हैं, 18,000 रुपए। क्लियर है? यानी हमने जिस बंदे को बैठा रखा है, जिसको कहा हमने कि देखो तुम्हें उसके घर भी जाना है डेटर के, तुम्हें उसकी दुकान पे भी जाना है, तुम्हें उसको मेल भी करना है, तुम्हें उसको कॉल भी करना है, और पैसा निकलवाना है डेटर से, ये काम तुम्हारा है, क्योंकि हम कहेंगे नहीं तो डेटर पैसा देगा नहीं। तो हमने सेल करी 1 लाख की, जिसमें 15,000 तो प्रॉफिट कमाए। कैसे सेल करी, उधार में सेल करी, क्रेडिट सेल करी। तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए के क्या बन गए सर, मेरे 1 लाख रुपए के बन गए डेटर। अब डेटर को तो सामान बेच दिया, जिसमें सेल कितनी, सेल है 1 लाख रुपए की, और हमारा प्रॉफिट था 15,000, और कॉस्ट हो गई 85,000 की। यानी मुझे कमाने कितने हैं, 1 लाख की सेल पे कमाने हैं सर 15,000 रुपए। अब समझिए, वो 15,000 कमाने के लिए, 15,000 कमाने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए 18,000 तो मैं एक जने को पे कर रहा हूं, कमा रहा हूं बेच के 15,000, और पेमेंट कितनी कर रहा हूं, जिसको मैंने रखा हुआ है 18,000। तो क्या ये फायदे का सौदा है? नहीं सर, ये तो नुकसान का सौदा है। 1 लाख तो आप कमा रहे हो, 18,000 तनख्वाह दे रहे हो, 3,000 के तो लॉस में आ रहे हो। तो हम कहेंगे सर ये फायदे का सौदा नहीं है। आइए लिखिए, हियर द कॉस्ट इज ₹18,000 माइनस 15,000। सर हमारी जो नेट कॉस्ट बनती है वो बनती है 3,000 रुपए की। ठीक है, तो आगे लिखिए, वी नीड टू कंपेयर, हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्या, द नेट बेनिफिट, जो हमें नेट बेनिफिट होगा, या आप कह सकते हो प्रॉफिट, नेट बेनिफिट या प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज इन सेल, यानी जो हम इंक्रीज इन क्रेडिट सेल, यानी उधार में माल बेच के जो हमें फायदा होगा, उसको कंपेयर करेंगे विद इंक्रीज इन कॉस्ट, और उसकी वजह से जो कॉस्ट होगा या नुकसान होगा, उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या नेट बेनिफिट हो रहा है या नेट में नुकसान। अगर नेट में नुकसान है तो भाई हम कहेंगे सेल को मत बढ़ाओ, जैसा चल रहा है चलने दो। और अगर फायदा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ सेल एक्स्ट्रा करो। अच्छा, तो कॉस्ट क्या क्या हो सकती है हमारी, सर इस केस में हमारी जो कॉस्ट है वो होंगी कौन कौन सी, मुझे बताइए।
सर एक तो होगी मेरी जो मेरा डेटर में पैसा फंसा होगा, क्योंकि डेटर को मैंने उधार दिया 2 महीने का, तो मेरा 2 महीने के लिए पैसा फंसा रहा, तो वो हो जाएगा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर मुझे आज के दिन ही पैसा मिल जाता, समझो मैं अगर कैश में सेल करता, आज के दिन पैसा मिल जाता, तो 2 महीने का टाइम नहीं होता, और वो पैसा मैं 2 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देता जहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता। अब वो 2 महीने उधार देने की वजह से, क्रेडिट सेल करने की वजह से वो 2 महीने का ब्याज मैं नहीं कमा पाऊंगा। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस ड्यू टू क्रेडिट सेल। ठीक है, अच्छा और क्या नुकसान होगा भाई? ज्यादा उधार दोगे तो ज्यादा बैड डेट्स भी हो सकते हैं। ज्यादा उधार दोगे तो क्या होगा? ज्यादा बैड डेट्स। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट या मेरा लॉस हो सकते हैं। बताओ, क्लियर है? समझ आया? अच्छा, और क्या हो सकता है सर अगर मैं गेन की बात करूं या इनकम की बात करूं? तो सेल की वजह से मेरी इनकम क्या होगी? इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। किसमें इंक्रीज होगा? कंट्रीब्यूशन। याद रखना किस में इंक्रीज की बात हो रही है सर यहां पे? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन या फिर ईबीआईटी। याद है कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था? कंट्रीब्यूशन निकलता था सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ईबीआईटी कैसे निकलता था सर? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस कर देते थे फिक्स कॉस्ट। तो दोनों में से एक होगा, या तो कंट्रीब्यूशन की बात करेगा या ईबीआईटी की। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। इतना लिख लो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिख लिया? आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहा है कि ए बी सी लिमिटेड हैज प्रेजेंट एनुअल सेल्स। कह रहा है कि हमारी साल भर की सेल कितने की है? 10,000 रुपए की। और मेरी कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 300 रुपए। एक काम करते हैं, इसकी छोटी सी हम समरी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सर 13। आइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कहा कि मेरी साल भर की जो सेल्स है वो कितनी होगी? 10,000 यूनिट्स की। ठीक है, मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो है 300 रुपए पर यूनिट का। फिर क्वेश्चन में उसने क्या कहा? आइए, फिर कह रहा है द प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड, सॉरी ये रह गया, द वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हमारे यहाँ पे? 200 रुपए पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट बता रहा है 3 लाख रुपए पर एनम। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि मुझे हमेशा कैसे चाहिए होती है? पर यूनिट में, और उसने पर यूनिट में बता रखी है कि 200 रुपए होगी आपकी पर यूनिट। फिर उसने कहा कि फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? सर फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख रुपए क्या है? पर एनम। ये भी क्या था? सेल पर एनम। तो बेस सेम हो गए, सेल भी एनम की मतलब साल भर की, और फिक्स कॉस्ट भी साल भर की। आगे पढ़ते हैं। कह रहा था प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड। इसका मतलब ये जो 10,000 की सेल हुई, अगर वो नीचे कह रहा है कि प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली सेल मेरी कैसे हुई? उधार में हुई। यानी ये डेटर को मैंने माल बेचा। किसको माल बेचा? डेटर को माल बेचा। कह रहा था क्रेडिट पीरियड अलाउड, यानी प्रेजेंट में अभी हम कितने की उधारी रखते हैं? अभी हम 1 महीने की उधारी रखते हैं। यानी हम डेटर को कहते हैं कि आपको हम कितने टाइम पीरियड का उधार दे रहे हैं? 1 महीने का उधार दे रहे हैं। फिर आगे कह रहा है द कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल। कह रहा है अब कंपनी के पास एक प्रपोजल आया है, ठीक है, जहां पे वो कह रहा है कि इंक्रीज कर दो क्रेडिट पीरियड, यानी कि उधार बढ़ा दो। कितने महीने का उधार बढ़ा दो? टू 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। यानी कह रहा है या तो 2 महीने का या 3 महीने का। यानी उसके पास दो प्रपोजल आए हैं। कह रहा है कि अभी एग्जिस्टिंग में तो हम कितना उधार देते हैं? 1 महीने का। ठीक है, और उसके पास जो प्रपोजल आया है वो कह रहा है उधार दे दो कितना? उधार दे दो सर 2 महीने का या फिर 3 महीने का। और कह रहा है एंड हैज मेड फॉलोइंग एस्टिमेट। तो उससे क्या क्या हुआ सर? अभी हम जो कितने टाइम का देते हैं उधार? 1 महीने का। तो अभी जितनी मेरी सेल है उतनी ही हो रही है, यानी 10,000 यूनिट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
और मेरे अभी बैड डेट कितने हो जाते हैं एग्जिस्टिंग में 1%, यानी मैं जितनी भी सेल करता हूं उसका 1% बैड हो ही जाता है। ठीक है, तो उतने तो लोग मुझे पैसा नहीं देते। अच्छा, प्रपोज्ड अगर मैं करता हूं तो 2 महीने का उधार देने पे सर सेल बढ़ जाएगी, कितनी सेल बढ़ जाएगी, 15% सेल बढ़ जाएगी, लेकिन उस वजह से मेरे बैड डेट भी तो बढ़ जाएंगे 3%। फिर कह रहा है कि प्रपोज्ड में यानी 3 महीने का आप देते हो तो सेल 30% से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सर उसमें बेड डेट कितने बढ़ जाएंगे, 5%। यानी एक जगह तो सेल बढ़ रही है और दूसरी जगह बेड डेट भी बढ़ रहे हैं। कह रहा है देयर विल बी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 50,000। कह रहा है फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, अभी फिक्स कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। कह रहा है आगे चल के फिक्स कॉस्ट भी आपकी कितनी हो जाएगी, 50,000 से बढ़ जाएगी। यानी मेरी जो नई वाली रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी सर, 3,50,000। कितनी हो जाएगी सर, 3,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल। अगर आप सेल बढ़ाते हो, क्योंकि सेल बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा जगह चाहिए, शोरूम खरीदना पड़ेगा या दुकान लेनी पड़ेगी ज्यादा बेचने के लिए, तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। कह रहा है कि ऑफ इंक्रीज इन सेल बियॉन्ड 25% ऑफ प्रेजेंट लेवल। यानी लेकिन ये तभी होगा जब आपकी जो सेल है वो 25% से ऊपर जाएगी। किसमें, 25% से ऊपर। तो सर पहले वाले केस में तो कितनी जा रही है, 15%। तो यहां तो मेरी फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, कितनी, 3 लाख। समझे, वो कह रहा है कि सेल अगर 25% से ज्यादा जाती है तो ही फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। यानी आपके पास इतनी दुकान है कि आप 25% तक की जो एक्स्ट्रा सेल है उसको उसी दुकान में कर लोगे, लेकिन ज्यादा बेचने के लिए एक और दुकान लेनी पड़ जाएगी जहां किराया लग जाएगा 50,000 रुपए का साल भर का। किराया लग जाएगा 50,000 रुपए का साल भर का। लेकिन ये कब होगा, जब सेल 25% से ऊपर जाएगी। तो पहला प्रपोज जो है, यहां तो सेल 15% है, 25% से ऊपर नहीं गई। दूसरे वाले में 25% से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये जो है 3 महीने का, यहां मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 3.5 लाख रुपए। यानी एग्जिस्टिंग में भी 3 लाख रहेगी, 2 महीने वाले में भी 3 लाख रहेगी, लेकिन 3 महीने वाले जहां पे मेरी सेल 30% से इंक्रीज हो जाएगी वहां पे फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 3,50,000। क्लियर है। कह रहा था कंपनी प्लान टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हमारे पास पैसा पड़ा हो और डेटर में इन्वेस्टमेंट ना हो तो कितना पैसा कमा सकते हैं उस पे, 20% का ब्याज कमा लेंगे इन रिसीवेबल। अब ये कुछ नहीं लिखा तो इसको पर एनम ही मानोगे, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, पर एनम। You are required to calculate the existing and proposed net profit and also calculate paying credit policy of the calculate the most paying credit policy of the company। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड नेट प्रॉफिट निकालो और सबसे ज्यादा पे कौन से कर रहा है। अरे भाई जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा पे करेगा। तो मुझे तीनों के लिए क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तीनों के लिए क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। उसी से तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे। आइए चलिए लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड सेल्स। ठीक है, आइए तो हमारे पास है एक तो 3 महीने का, एक 2 महीने का, और एक एग्जिस्टिंग। ठीक है, चल तो लिखना शुरू करिए। ये है हमारे पास एग्जिस्टिंग और यहां पे 2 महीने का क्रेडिट और यहां पे 3 महीने क्रेडिट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मुझे लिखना है सेल्स यूनिट्स, क्योंकि सब जगह पे सेल्स के यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा एग्जिस्टिंग में तो हम कितनी सेल करेंगे, अच्छा ये सब होगा मेरा पर एनम बेसिस पे। एग्जिस्टिंग में कितनी सेल होगी, 10,000 की। एग्जिस्टिंग में सेल कितनी होगी, 10,000 की। सेकंड वाले में कह रहा था कि कितनी सेल बढ़ जाएगी, 15% से सेल बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं तो 10,000 प्लस
15%। मुझे बताइए 10,000 प्लस 15% कितना हो जाएगा सर? 10,000 प्लस 15% हो जाएगा 11,500। तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी? 11,500। ये यूनिट्स में है, अभी ये यूनिट्स में है। अच्छा, तीसरे वाले में सर, तीसरे वाले में कह रहा था आपकी सेल 30% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहां पे आपके जो यूनिट्स बिकेंगे कितने बिकेंगे? 13,000। कितने बिकेंगे? 13,000। तो ये तो हो गए मेरे सेल्स के यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे निकालना है सेल्स। सेल्स कैसे निकालेंगे हम? सेल्स रिवेन्यू कैसे निकालते हैं सर? सेल्स रिवेन्यू बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज आ रहा है? नहीं सर, वो तो सब जगह सेम है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितने हो गए? ये हो जाएंगे सर 30 लैक्स। 300 मल्टीप्लाई बाय, लिखना चाहो तो यहां लिख लो, 300 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अच्छा, यहां पे कितने होंगे सर? 300 मल्टीप्लाई बाय 11,500। 300 मल्टीप्लाई बाय 11,500 ये हो गए सर आपके 34,50,000। ये क्या आ गई आपकी टोटल सेल। और यहां पे 300 का एक बिकेगा, कुल मिला के 13,000 बिकेंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 13,000 39 लाख हो जाएंगे। 39 लाख। चलो, तो ये आ गई सेल। अब सेल में से क्या माइनस करते हैं सबसे पहले? सर, सेल में से सबसे पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताइए, क्या वेरिएबल कॉस्ट में कहीं कोई चेंज आ रहा है? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वेरिएबल कॉस्ट होता है कैसे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट, यानी जितने यूनिट बेचे हैं उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मुझे बताइए, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 200। तो मेरे जो सेल यूनिट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा सर कितना? 10,000 इंटू 200 कितने हो जाएंगे बताओ? 20 लैक्स। ठीक है, अच्छा, यहां पे कितने हैं? 11,500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हो गए सर आपके 23 लैक्स। फिर यहां बताइए कितने यूनिट थे? 13,000 मल्टीप्लाई बाय 200 का एक होगा 26 लाख हो गए सीधा सीधा। अब मुझे बताइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलता था? सर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकलता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आओ लिखिए। चले, लिखो, ये आ गया सर हमारा क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। लिखिए, कितना आ गया सर? ये हो गया 30 माइनस 20 हो गया 10 लाख रुपए। ये हो गया 34,50,000 माइनस 23 लाख, माइनस प्लस कर दिया, 34,50,000 माइनस 23 लाख, 11,50,000। यहां बताइए 39 माइनस 26, ये हो गया सर 13 लाख। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो अभी इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी बाकी कॉस्ट भी तो आनी बाकी है। कौन सी? सर, फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे तो सेम है, क्योंकि यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पे भी सेम है, क्योंकि सर यहां पे भी 25% से ऊपर नहीं बढ़ा। हाँ, यहां पे मेरी कितनी हो जाएगी सर? 3.5 लाख रुपए। यहां पे कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख रुपए। ये कैसे पता चला? ये हमने यहां लिखा था, इसने बताया भी था कि यहाँ पे 20% से ऊपर होगी। ठीक है, तो इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए? तो ये आ जाएगा मेरा क्या? EBIT, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रॉफिट। इसको कह दो प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हो EBIT। तो कितना है यहाँ पे EBIT सर? 7 लाख। यहाँ पे कितना हो गया? 11,50,000 माइनस 3 लाख, ये हो गया सर 8,50,000। और ये हो गया 13 लाख माइनस 3,50,000, 9,50,000 हो गए ना। तो बताओ सबसे बढ़िया कौन है सर? सबसे बढ़िया तो ये है 13,000 वाला। ये तो सबसे बढ़िया, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रह गई 20% की, ये भी तो होगी। और दूसरा बेड डेट रह गया, ये भी तो देखना है आपको। चलो, तो ये तो मेरा नेट बेनिफिट आ गया, मतलब ये मेरा बेनिफिट आ गया, EBIT आ गया। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट की बात करनी है।
कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सेल। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि सेल में इंक्रीज हो रही है। कौन सी सेल में? क्रेडिट सेल में इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ये कॉस्ट होगी। कौन कौन सी है सर? एक तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या मैं कहूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा सर दूसरा था हमारा बेड डेट। चलो मुझे बताइए जरा, सबसे पहले बात करते हैं, लिखिए लॉसेस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस, इसके लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है सर बेड डेट। अब बेड डेट तो इजी है निकालना, बेड डेट तो इजी है। पहले वाले केस में बेड डेट कितना था? 1%। 1% किसका? सेल का। मेरी टोटल सेल कितनी थी सर? 30 लाख। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सिंपल सिंपल निकालूं कि 30 लाख का 1%, मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा? 30 लाख का 1%, 30,000 रुपए, 30,000, ठीक है। अच्छा यहां पे सेल कितनी थी सर? यहां पे सेल आई थी मेरी 34,50,000। इसका 1% निकाल लो, ये हो जाएगा 34, नहीं 1% नहीं था, यहाँ पे कितना है? यहाँ 3% है, सॉरी, यहाँ पे तो 3% बेड डेट हो जाएंगे। तो 34,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, यहाँ मेरे बेड डेट हो जाएंगे 1,03,500 के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेल कितनी हो गई थी सर? यहाँ हो गई थी सेल मेरी 13 लाख की। और यहाँ बेड डेट कितने हुए सर? यहाँ उसने बेड डेट बताए थे कितने हो जाएंगे? 5%, हाँ 5% हो जाएंगे। तो यहाँ बेड डेट हो जाएंगे सर 5%। तो मुझे बताइए 13 लाख का 5% कितना होता है? ये हो जाएगा सर 65,000 है, गलत नहीं है कुछ? 13 लाख, 13 लाख नहीं, कितनी सेल थी? 30 लाख, 39 लाख है यार। 13 लाख तो कंट्रीब्यूशन था, 39 लाख है ना। 39 लाख का 5% हो जाएगा सर 1,95,000 के बेड डेट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान निकालना है, वो निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी दे रखी है सर? 20% है, और पर एनम है, 20% पर एनम। अब मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए मेरा एग्जिस्टिंग में कितना पैसा फंसा रहता है? एग्जिस्टिंग क्रेडिट सेल, सर मेरा एग्जिस्टिंग में जो पैसा फंसा रहता है वो साल भर की जो सेल है, साल भर की जो सेल है कितनी है सर? मेरा जो पैसा फंसा रहता है, अच्छा हाँ इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, मेरा जो पैसा फंसा रहेगा वो कौन सा फंसा रहेगा इसको समझो। मेरा जो पैसा फंसा रहेगा वो फंसा रहेगा एक तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा जो पैसा फंसा रहेगा क्या, कौन सा फंसा रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। समझो जरा, समझो कि मैं एक माल बना के बेच रहा हूं, मान लेते हैं ये कैलकुलेटर बना के मैं बेच रहा हूं। अब इस कैलकुलेटर को बनाने में, कैलकुलेटर को बनाने में मुझे मटेरियल, वेजेस, सारे खर्चे लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसमें दो ही टाइप के खर्चे लगाऊंगा, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। मान लेते हैं, लेट सपोज एग्जांपल, इसको लिखना मत, मान लेते हैं इस कैलकुलेटर को बनाने में मेरे वेरिएबल कॉस्ट लग गए टोटल 40 रुपए के, कितने? 40 रुपए के। और फिक्स कॉस्ट लग गए टोटल 65 के। फिक्स कॉस्ट कितनी लग गई? 65। तो कुल मिला के एक कैलकुलेटर पे, एक कैलकुलेटर पे मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ सर? एक कैलकुलेटर पे खर्चा हुआ आपका 105 रुपए का। तो मेरी जेब से कितना पैसा गया सर? मेरी जेब से 105 गया। अब मैं आगे इसको बेचूंगा, मान लेते हैं 150 रुपए का। आगे कितने का बेचूंगा? 150 रुपए का। तो मैंने ये माल कितने का बेच दिया? 150 रुपए का। और कैसे बेचा सर? उधार में बेचा डेटर को, लिखना मत इसको, उधार में बेच दिया डेटर को। अब समझो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी सर? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मेरी जेब से कितना पैसा गया, जेब से पैसा गया, ये है आउट ऑफ मनी या आउट ऑफ पॉकेट मनी, नहीं सॉरी, आउट ऑफ पॉकेट। तो मेरी जेब से कितने गए? 105 गए। लेकिन आएंगे कब सर? आएंगे 150 रुपए आएंगे। और मान लेते हैं उधारी है 2 महीने की, उधारी कितने की है? 2 महीने की। मेरी जेब से आज के दिन तो 105 चले गए इस कैलकुलेटर को बनाने में,
और पैसा मिलेगा कब? 2 महीने के बाद। तो मुझे बताइए कंपनी सेक्रेटरी जी, मुझे बताइए मेरा कितना पैसा फंसा रहा, 105 या 150 रुपए? मुझे बताइए सर, सीधी बात है, जितना पैसा आपकी जेब से निकला वही तो फंसा रहा। वो तो 150 आपको प्रॉफिट के साथ मिलेंगे, प्रॉफिट तो आप कमाओगे बाद में, लेकिन आज के दिन जेब से कितना चला गया? 105 रुपए। तो अगर ये 105, समझो जरा, अगर ये 105 मैं इस कैलकुलेटर को बनाने में खर्च नहीं करता, अगर ये जो 105 अभी जेब से निकाले हैं इसको कैलकुलेटर बनाने में खर्च नहीं करता, तो इसको मैं क्या करता? इसको सर मैं इन्वेस्ट कर देता, मान लेते हैं बैंक में जमा करा देता, और बैंक से मुझे क्या मिलता? 20% का इंटरेस्ट मिलता, 20% का इंटरेस्ट। तो इसी वजह से जब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा, तो क्या लूंगा? मैं लूंगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। क्या लूंगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? चलो, तो इस बात को हम लिख भी लेंगे, और ये याद रखना, इसमें गलती मत करना, एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज है, उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी आएगा, क्योंकि उतने टाइम तक तो पैसा फंसा रहा मेरा। ठीक है? उतने टाइम तक ही पैसा फंसा रहा। क्लियर है? चलो, तो ये चीज को लिख लो, और फिर हम निकालते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस। ठीक है? तो मुझे बताओ जरा, एग्जिस्टिंग में, एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग में मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था? अभी हमने लिखा था, कहां लिखा था सर? ये रहा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 20 लाख, और टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख। तो मेरा कितना पैसा फंसा रहा सर? 20 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट का, 3 लाख फिक्स कॉस्ट का, तो कुल मिला के कितना पैसा फंसा रहा सर? 23 लाख फंसे रहे। और इस 23 लाख पे मैं कितना इंटरेस्ट कमा लेता? 20%। लेकिन कितने टाइम के लिए फंसा रहा सर? जितने टाइम की उधारी उतने टाइम तक पैसा फंसा रहा, क्योंकि उसके बाद तो पैसा मिल गया। अच्छा, कितने टाइम की उधारी थी पहले वाले केस में? 1 महीने की। कितनी उधारी थी? 1 महीने। यानी पहले वाले केस में हम कितना निकालेंगे? 1/12, 1/12। तो 23 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ये तो पूरे साल भर का आ गया, पर मेरा मेरा पैसा कितना फंसा रहा? सिर्फ 1 महीना। तो 1 महीने का कितना हो गया? डिवाइड कर दो 12 से, 1 महीने का आ गया सर 38,333। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया कौन सा? एग्जिस्टिंग का। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा निकालेंगे किसका? 2 मंथ क्रेडिट सेल वाले का। मुझे बताओ 2 मंथ क्रेडिट सेल वाले में मेरा पैसा कितना फंसा रहा? चेक करो सर, 2 मंथ क्रेडिट सेल में मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी थी? 23 लाख। लिखो जरा, 23 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो यहां चेंज नहीं हुई थी, फिक्स कॉस्ट तो यहां 3 लाख ही थी। और यहां पे भी इंटरेस्ट की परसेंटेज है सर 20%, लेकिन यहां टाइम पीरियड कितना है? कितने टाइम तक पैसा फंसा रहेगा सर? यहां पैसा फंसा रहेगा 2 महीने तक। कितने टाइम तक? 2 महीने तक। ठीक है? चलिए, तो 2 महीने यानी कि 2/12, तो कितना हो गया मुझे बताइए सर? ये हो गया 26 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये हो जाएगा सर आपका 86,667 कर देंगे इसको, 86,667 रुपए। क्लियर है? अच्छा, सी में बताइए, जहां पे 3 महीने का क्रेडिट है सर, सी जहां पे 3 महीने का क्रेडिट है, वहां कैसे निकलेगा? मुझे बताइए, यहाँ पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी सी वाले में? सर वेरिएबल कॉस्ट थी यहाँ पे 26 लाख की, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3.5 लाख की। आइए, तो ये हो जाएगा सर 26 लाख प्लस 3.5 लाख।
और यहाँ पे भी इंटरेस्ट होगा सर 20%, लेकिन यहाँ पे मेरा उधार कितने महीने के लिए था? 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे बता दो कितना आ गया, 26 लाख प्लस 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा सर आपका 1,47,500, 1,47,500, ठीक है। लिख लो इसको और फिर इसकी वैल्यू वहां पुट कर दो, बस खत्म, और क्या था। फिर देख लो नेट बेनिफिट कितना आ रहा है आपका और काम कंप्लीट। लिख लिया हो तो बताइए, चलो आगे। लिख लिया? चलिए आओ वैल्यू पुट करते हैं। सर यहां आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी थी? 38,333। यहाँ पे कितनी थी? 86,667 और 1,47,500, ठीक है। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ऊपर मेरा टोटल प्रॉफिट था, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। जोड़ दो जरा, कितना हो गया? 68,333 और ये हो गया 3,42,500 और ये हो गया 1,035,000 प्लस 8,667, 1,90, 167, 1,90,167, ठीक है। ये हो गया मेरा पार्ट बी, ये है पार्ट ए। अब क्या करना है? नेट बेनिफिट निकाल लो। कैसे? ए माइनस बी करके नेट बेनिफिट। तो सर नेट बेनिफिट आएगा ए माइनस बी। मुझे बताओ पहले वाले केस में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 7 लाख, लेकिन नुकसान कितना हो जाता है? 68,333। तो हमारा नेट बेनिफिट हो गया 6,31,667, ठीक है। दूसरे वाले केस 2 महीने वाले में मेरा नेट बेनिफिट हो जाएगा, मतलब जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ईबीआईटी 8.5 लाख का, और इससे जुड़े हुए खर्चे कितने हो जाएंगे? 1,90,167। तो यहां मेरा नेट बेनिफिट होगा 6,59,833, ठीक है। 6,59,833। अच्छा, सी वाले केस में जहां पे मेरी सेल कितनी थी? 13,000 यूनिट की, यहां मेरा बेनिफिट था 9,50,000 ईबीआईटी था। यहां पे मेरा खर्चा हुआ 3,42,500, तो यहां तो सर मुझे और कम हो गया, बहुत कम हो गया, 6,07,500, ठीक है। 6,07,500। तो मुझे बताओ, मुझे मैक्सिमम गेन कहां हो रहा है? सर मैक्सिमम गेन हो रहा है सेकंड वाले में, ठीक है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करके 2 महीने में करनी चाहिए, 1 महीने से बढ़ा के 2 महीने कर देनी चाहिए। क्लियर है? ये आया 6,31, ये आया 6,7, तो ये हमारा नेट बेनिफिट आ गया। क्लियर है? चले आगे। यहां बताइए, किसी को कोई डाउट? लिख लिया? इजी था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, आ सकता है, तो ये मत सोचना नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। आइए, तो ये एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल में भाई डेटर मैनेजमेंट के अंदर हमने एक तो कर लिया कि भाई क्रेडिट सेल बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। दूसरा हमें करना है फैक्टरिंग पॉलिसी। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 2, फैक्टरिंग पॉलिसी। क्या होता है ये समझेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, और बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर लोगे। फैक्टरिंग पॉलिसी, आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। when a firm when a firm sell goods on credit, जब हम उधार में सामान बेचते हैं, आगे लिखिए, कॉमा, इट्स मनी गेट्स
ब्लॉक, पैसा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि सर डेटर को हम उधार में देते हैं तो उतने महीने पैसा फंस जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ रिसीवेबल्स, और जिसको आप कह सकते हो प्यार से डेटर्स, यानी कि आपका पैसा फंस जाता है जब आप क्रेडिट सेल करते हो। ठीक है, आगे लिखिए। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ सेल and the date of receiving payment from debtors। ठीक है, जब हम सेल करते हैं और जब पैसा मिलता है उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। अच्छा, आगे लिखिए। टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कॉमा, अ फर्म कैन हैंड ओवर, यानी आप कह सकते हो उसको ब्रैकेट में लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट आउट, कॉन्ट्रैक्ट आउट, ब्रैकेट बंद, लिखिए, द वर्क ऑफ कलेक्शन टू अ specified to a specified financial institution like banks और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। ठीक है, इनको हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, आगे लिखिए। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस in which firm sells its debtors to a financial institution, to a financial institution। क्लियर है? समझो जरा क्या होता है, इसको लिख लो पहले फिर समझाता हूं। लिख लो पहले इसको। लिख लिया? चलो, अब जरा समझो क्या होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये सेल करती है अपने डेटर्स को, इसने सेल करा। अब जरा समझो क्या होता है कि जब ये डेटर को सेल करती है तो यहां टाइम पीरियड देती है 3 महीने या 4 महीने के। अब 2-3 महीने में जो पेमेंट कर देते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, इन डेटर्स को मैनेज करने के लिए कि इनको कॉल करनी है बार बार रिमाइंड कराने के लिए, सर देखो आपका टाइम पीरियड आ रहा है, आप पेमेंट कर देना। फिर इनको इनवॉइसेस बना के भेजना, फॉलो अप करना, और अगर ये लेट करते हैं तो फिर इनके घर पे जाना, इनके शॉप पे जाना, मेल करना, और अगर ये तब भी पैसा नहीं देते तो इनके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग ये सब करना। ठीक है, तो ये सब करने के लिए इनको एक प्रॉपर अपने यहाँ पे इन हाउस टीम बैठानी पड़ती थी। एक टीम होती थी जो कि डेटर मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट का काम करते थे प्रॉपर। इनकी इन हाउस टीम होती थी जिसपे इनका खर्चा होता था अच्छा खासा। अब इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करें, अपने जो डेटर हैं इनको हम बेच दें।
एक्चुअली यहाँ पे डेटर को नहीं बेचते, डेटर से जो पैसा लेना है उसका राइट बेचा जाता है, अधिकार बेचा जाता है। ऐसे थोड़ी ना कि ये मेरा डेटर है और मैं उसको मार्केट में ले जाके बोलूंगा देखो मेरे डेटर पैसे नहीं दे रहा, लो इसको खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेटर को नहीं बेचा जाता, डेटर से पैसे लेने के अधिकार को बेचा जाता है। ऐसा आपने भी करा होगा कई बार कि आपको अपने दोस्त से पैसे लेने होंगे, आपने कहा कि यार मुझे उससे पैसे लेने हैं और मैं पैसे मांगता हूं तो देता नहीं, आनाकानी करता है। एक काम कर, आपका दूसरा दोस्त पूछता है अच्छा कितने पैसे लेने हैं, वो आप कहते हो कि उससे ज्यादा नहीं बस 1,000 रुपए लेने हैं। वो कह रहा है एक काम कर, मैं तेरे को 900 रुपए दे देता हूँ, मैं तेरे को कितने देता हूँ, 900 रुपए दे देता हूँ। और तू इसको बोल दे, उसको बोल दे अपने दोस्त को कि भाई तेरे को पैसे अब मुझे नहीं देने, तेरे को पैसे किसको देने हैं, इसको देने हैं। क्लियर है, मैं इससे पैसे निकलवा लूंगा, मैं इससे पैसे निकलवा लूंगा। तो यानी कि हम अपने डेटर से पैसे लेने के अधिकार को बेच देंगे। किसको बेच देंगे, मान लेते हैं एक बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है मान लेते हैं। मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूं देखो सर जी, मेरे पास कुल मिला के 100 करोड़ रुपए के डेटर हैं जिनसे मुझे पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं, 100 करोड़ रुपए लेने हैं। और जो मेरी टीम है वो संभल नहीं पा रही है, या फिर मैं अपनी टीम रखना नहीं चाहता क्योंकि इस पे खर्चा बहुत हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे ये डेटर खरीद लो। क्या सर ऐसा प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है। इसको कहा जाता है फैक्टरिंग, कहा जाता है इसको फैक्टरिंग। तो मैं बैंक के पास जाके कहता हूं बैंक जी देखिए, मैंने 1 करोड़ सॉरी 100 करोड़ का मैंने माल बेचा है और उधार में बेचा है, ये मेरे डेटर हैं। अब इनके पीछे जाना, इनकी दुकान पे जाना, फॉलो अप करना बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको तो काम ही यही है क्योंकि आप तो लोगों को लोन देते रहते हो, और लोन देते हो तो वसूली के लिए आपने तो अच्छे खासे लोग रखे हुए हैं जो प्यार से जाके बात करते हैं। और आपके पास तो प्रॉपर लीगल टीम है कि आप उस पे केस कर देते हैं और फिर अपना पैसा वसूल करवा देते हैं, या उसकी चीजें गिरवी जो रखी होती है वो बेच देते हैं, ऑक्शन करा देते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारे जरिए हैं, देखिए आपको तो काम ही यही है। पर मेरा तो अपना अलग काम है, अब मैं डेटर के पीछे पढ़ूं या अपना काम करूं। तो बैंक कह रहा है हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बैंक कह रहा है आप हमसे क्या चाहते हो। मैं कह रहा हूं कि एक काम करिए बैंक जी, आप मेरे ये 100 करोड़ के डेटर के राइट खरीद लीजिए। यानी मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जहां पे ये लिखा होगा कि इसके बदले, इस 100 करोड़ के बदले आप मुझे, इस 100 करोड़ के बदले आप मुझे 90 करोड़ दे दीजिए। कितने दे दीजिए, 90 करोड़ अप फ्रंट। ठीक है, अप फ्रंट, या फिर आप कह सकते हो मुझे इसका एक एडवांस दे दो। मुझे क्या दे दो, इसका एडवांस, यानी मैं अपने डेटर गिरवी रखवा रहा हूं आपके पास। मुझे 90 करोड़ का क्या दे दो, एडवांस दे दो। और एडवांस है तो इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, और मैं इस पे लिख के दे दूंगा कि ये डेटर से पैसे निकलवाने की जिम्मेदारी, या मैं कहूं ये डेटर अब मेरे नहीं रहे, ये डेटर अब किसके हो गए हैं, ये डेटर हो गए हैं अब बैंक के। तो बैंक वाला क्या करेगा, अब इस डेटर से पैसे निकलवाने की सारी जिम्मेदारी इस बैंक की होगी। क्लियर है। तो बैंक अपने जो प्यार से बात करने वाले जो लोग हैं उनको भेजेगा, उनसे पैसे निकलवाने के लिए, बात करने के लिए, फिर लीगल राइट्स या जो भी रेमेडी है वो सब करेगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैक्टरिंग। क्या कहते हैं, फैक्टरिंग। ठीक है, यानी ये होता है जब मैं अपने डेटर के अधिकार को बेच देता हूं। समझ आया, जब मैं अपने डेटर से पैसे लेने के अधिकार को बेच देता हूं। तो अब यहां पे बात आती है कि क्या फैक्टरिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या फैक्टरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है सर कि अगर आपको नेट बेनिफिट हो रहा है तो आप फैक्टरिंग करो, यानी अपने डेटर का राइट बेच दो। और अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर डेटर का राइट मत बेचो। ठीक है, क्या इस पे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल एग्जाम में पास्ट ईयर में आपके इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और उससे समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कैसे उसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। चलिए जी, कह रहे हैं कि द टर्नओवर ऑफ स्पार्कल लिमिटेड इज 100 lakhs, ऑफ विच 72% इज ऑन क्रेडिट। एक काम करें, क्या हम इसकी समरी लिख लें साथ साथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी जो टर्नओवर है, मतलब जो सेल है, वो कितनी है, 100 lakhs।
जिसमें से 72% कितना हो गया 100 का 72 लैक्स, ये कह रहा है क्रेडिट में है। इसका मतलब ये मेरी डेटर वाली सेल हो गई, ये मेरी कौन सी सेल हो गई, डेटर की। और बाकी बची हुई 28 लाख कौन सी हो गई, कैश की। पर मुझे डेटर मैनेजमेंट करना है तो मुझे कैश वाली से अभी कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे डेटर आर अलाउड 1 मंथ क्रेडिट टू क्लियर ड्यूज, यानी अभी हम कितना क्रेडिट दे रहे हैं उनको, 1 महीने का पीरियड दे रहे हैं। ठीक है, कितना पीरियड दे रहे हैं, 1 महीने का। 1 मंथ पीरियड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। फिर कह रहा है अ फैक्टरिंग कंपनी, कह रहा है हमारे पास एक फैक्टरिंग कंपनी आई है, इज विलिंग टू एडवांस, यानी हमें एडवांस दे रही है। बात समझिए, मैंने आपको बताया एडवांस दे रही है। एडवांस का मतलब होता है कि ये हमें लोन दे रही है। वो कह रही है आप हमसे कितना एडवांस ले लो अपने डेटर्स का, 80% ले लो, और जब पैसा आपके डेटर का हमारे पास आएगा, डेटर से पैसा भी हम ही लेंगे, डेटर का पैसा हमारे पास आएगा तो आपका ये लोन खत्म हो जाएगा। यानी एक तरीके से आपको डेटर का पैसा मिलेगा कब, 1 महीने बाद। वो कह रहा है मेरे से आज के दिन ले लो, लेकिन कितना, 80% ले लो। हाँ, लेकिन अगर पैसा ले रहे हो तो उस पर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो 80% कह रहा है आपको दे देगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट या क्रेडिट फीस के नाम से चार्ज करेगा 1% पर मंथ। कितना चार्ज करेगा, 1% पर मंथ। फिर उसके बाद डेटर से रिकवरी करने का जिम्मा भी वही लेगा, डेटर से पैसे निकलवाने का जिम्मा भी वही लेगा। तो उसके लिए कह रहा है कमीशन भी लेगा, कितना, 5% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डेट। यानी जितने डेटर होंगे, जितने डेटर हैं, कितने, 72 लैक्स, उसका 5% क्या लेगा, कमीशन लेगा। ठीक है, आइए जरा लिखते हैं इसके बारे में। कि सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक कंपनी आई, कौन सी कंपनी आई, फैक्टरिंग कंपनी आई। वो कह रही है कि देखो, आप देखो सेल करते हो, 1 महीने बाद पैसे लेते हो, आप मेरे से अभी एडवांस ले लो। जैसे आप सेल करोगे ना, डेटर बन जाएंगे, तो आप एडवांस ले लेना, कितना, 80% एडवांस ले लेना। किसका, सर, जितने आपके डेटर हैं उसका। उसके बदले आपकी लागत लगेगी, क्या लागत लगेगी, सर, एक तो आपकी लगेगी, एक तो इंटरेस्ट लगेगा, जिसने उसको फीस के नाम दिया, कितना, 1% पर मंथ। ठीक है, अच्छा, ये किस पे लगेगा, ये सर मेरे डेटर्स पे लगेगा, ऑब्वियस बात है, ये मेरे डेटर्स पे लगेगा। लेकिन डेटर्स कौन से, सर, सॉरी, ये मेरे किस पे लगेगा, डेटर पे नहीं, ये मेरे एडवांस पे लगेगा। भाई जितना एडवांस होगा उसी पे तो लगेगा। भाई इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जितना मैंने उससे एडवांस लिया, जितना मैंने उससे लोन लिया। ठीक है, अच्छा, एक तो ये, प्लस इसके साथ साथ कह रहा है कि डेटर के पैसा निकलवाने की जिम्मा भी मेरा, तो मैं आपसे क्या लूंगा, कमीशन भी लूंगा। कितनी कमीशन लूंगा, अच्छा, एक चीज याद रखना, ये 1% पर मंथ है, ये 1% क्या है सर, पर मंथ। ठीक है, हाँ, कमीशन कितनी लेगा, 5%। 5% किसका, भाई पूरे डेटर से पैसे निकलवा रहे हैं तो टोटल डेटर का, सारे डेटर से पैसे निकलवाने हैं तो टोटल डेटर का 5% क्या लेगा हमसे, ये कमीशन लेगा। क्लियर है। फिर कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम मान लेते हैं, इज लाइकली टू सेव, कह रहे हमारे 48,000 रुपए बच जाएंगे साल के, एनुअली, इन मैनेजमेंट कॉस्ट। यानी कि अब वो पैसे निकलवाएगा, हम लोगों को निकाल देंगे, हम मैनेज नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप पैसे निकलवाओ। और कह रहा है कि वो पैसा इतना अच्छा निकलवाता है कि बेड डेट भी नहीं होगा, बेड डेट का जिम्मा भी उसका। तो 1% बेड डेट हमारे सेव हो जाएंगे। यानी पैसा लगेगा इतना, पर सेविंग कितनी होगी, सर, एक तो सेविंग होगी मेरे पास 48,000 पर एनम। ये क्या है, मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट, ये है मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट। और दूसरा, दूसरा कह रहा है 1% बेड डेट। अब ये 1% किसके होंगे सर, मेरे डेटर्स के ही तो होंगे। 1% जो मेरे डेटर होंगे उसके बेड डेट हो जाते थे, वो मेरे बच जाएंगे। तो ये किससे बात हुई सर, ये बात हुई मेरी फैक्टरिंग कंपनी से। किससे बात हुई, फैक्टरिंग कंपनी से। मुझे बताओ यहां पे कोई डाउट, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है आगे। फिर कह रहा है कि अ बैंक ऑल्सो अप्रोच द कंपनी टू मेक एडवांस। एक बैंक आके कह रहा है कि हम भी आपको एडवांस दे देंगे, लेकिन कितना एडवांस देंगे, 80%। तो भाई एडवांस तो वो भी दे रहा था। तो अब इस बैंक की कहानी समझते हैं। बैंक कह रहा है हम आपको एडवांस दे देंगे, कितना एडवांस दे देंगे, 80%। भाई 80% किसका,
80% जो भी मेरे टोटल सेल मतलब क्रेडिट सेल होगी, या फिर आप कह सकते हो मेरे डेटर होंगे, जो मेरी क्रेडिट सेल होगी, या फिर आप कह सकते हो जो मेरे डेटर होंगे। तो वो तो फैक्टरिंग कंपनी भी दे रही थी, और फैक्टरिंग कंपनी उसके लिए हमसे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही थी। तो बैंक कह रहा है ऑफ द डेट एट एन एनुअल इंटरेस्ट, कह रहा है हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कितना लेंगे? 15%। ठीक है, एनुअल, ये पर एनम है। अच्छा, ये कितना ले रहा था? 1% मंथ। अगर मैं इसको एनुअल कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा 12% पर एनम, क्योंकि 1% महीने का तो साल का 12। यहां मेरी कॉस्ट कितनी हुई सर? यहां पे जो कॉस्ट होगी, एक तो ये मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। किसका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सर? एडवांस जो मुझे देगा उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो कितना परसेंट है? 15% पर एनम। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा हाउएवर प्रोसेसिंग फीस भी लेगा, क्योंकि डेटर से निकलवाने का जिम्मा भी उसका। वो हमसे जो प्रोसेसिंग फीस लेगा, अच्छा ये कितनी कमीशन ले रहा था? 5% डेटर से पैसे निकलवाने का। ये कितना प्रोसेसिंग फीस के नाम से पैसा ले रहा है? कितने पैसे ले रहा है प्रोसेसिंग फीस के नाम से? सर ये ले रहा है 1%। 1% किस चीज का लेगा? जितने मेरे डेटर होंगे या क्रेडिट, कहां गया ये रहा, टोटल 1% ऑफ डेट, डेट या क्रेडिट सेल्स। लो, ठीक है। अच्छा, यहां पे सेविंग्स, यहां पे क्या फायदा? हाउएवर द प्रोसेसिंग फील वीज भी, अच्छा वीडियो एक्सेप्ट, अरे भाई यहाँ तो सेविंग्स ही नहीं है। लो, यहाँ तो ये सेविंग्स के बारे में बता ही नहीं रहा सेविंग्स कितनी है, तो क्या करेंगे? कोई नहीं, अभी करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों प्रपोजल को चेक करना है कि कौन सा प्रपोजल अच्छा है। भाई सीधी बात है, जहां बेनिफिट ज्यादा वो प्रपोजल अच्छा। और वैसे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये वाले में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ बेनिफिट मुझे मिल रहा है फैक्टरिंग वाले में। बैंक वाला मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, आइए इवेल्युएट करते हैं प्रपोजल। पॉइंट नंबर 1, इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। पहले हम फैक्टरिंग कंपनी की बात करेंगे। फैक्टरिंग कंपनी प्रपोजल। तो मुझे दो ही चीज देखनी है कि उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। तो मुझे बताइए जरा, मुझे क्या क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में क्या हो रहा था? हमने अभी लिखा था सर, दो बेनिफिट हो रहे थे। कौन कौन से? एक तो हमारी सेविंग हो रही थी बेड डेट में, लिखिए सेविंग्स इन बेड डेट। मुझे बता दो जरा, हमारी बेड डेट में सेविंग्स कितनी है? मेरे कुल मिला के कितने हैं ये? सर मेरे हैं ये टोटल 72 लाख। टोटल मेरी सेल कितनी है? 72 लाख। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं पर मंथ। हम पर मंथ में कैलकुलेशन करते हैं। मेरी टोटल सेल कितनी है सर? 72 लाख। टोटल सेल कितनी है? 72 लाख। एक महीने की निकालने के लिए क्या करूंगा सर? एक महीने की निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे बताइए जरा, अगर 72 लाख, ये कैसे आया? ये निकाला था ना हमने यहाँ पे कि मेरी डेटर पे सेल कितनी है? 72 लाख की, इतने मेरे डेटर होंगे। तो अगर 72 लाख साल भर की है, डिवाइड कर दो 12 से, एक महीने की कितनी आई सर? एक महीने की आई 6 लाख। तो इस पे मेरे बेड डेट कितने होते थे? 1% के बेड डेट होते थे। 1% के बेड डेट होते थे 6 लाख की सेल पे। 6 लाख एक महीने की सेल, तो एक महीने का बेड डेट कितना हुआ? 1% कर दूंगा, कितना होगा? 6,000। तो ये 6,000 जो पहले मुझे नुकसान होता, समझिए ये 6,000 का जो मुझे नुकसान होता महीने का, वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब फैक्टरिंग कंपनी उठाएगी उसको। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा? मैं मैनेजमेंट में जो लोग बैठे थे उनको निकाल दूंगा कि आपकी जरूरत नहीं है, अब फैक्टरिंग कंपनी पैसा रिकवर करेगी। तो यहां पे मेरी कॉस्ट भी बच जाएगी। कितनी कॉस्ट बच जाएगी? सेविंग इन मैनेजमेंट कॉस्ट। अच्छा, वो भी कितना दे रखा था? 48,000 पर एनम था, और मुझे चाहिए मंथली, क्योंकि मैं मंथ में लिख रहा हूं। मैंने सारा डेटा कैसे लिखा? मंथली। तो डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, तो एक महीने की कितने तनख्वाह देता था? 4,000 रुपए देता था, वो मेरे बच जाएंगे। यानी मेरी टोटल सेविंग कितनी हो गई सर? मेरी टोटल सेविंग्स हो गई कितनी? 10,000 रुपए की। टोटल सेविंग्स कितनी हो गई सर? 10,000 रुपए की। क्लियर है? चल, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर ए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। मुझे बताइए जरा पॉइंट नंबर बी। ये तो मेरे क्या हो गया? बेनिफिट हो गए। पॉइंट नंबर बी नहीं, पॉइंट नंबर 2, कि मुझे कॉस्ट क्या क्या लगेगी फैक्टरिंग वाले में, कॉस्ट क्या क्या लगेगी।
सर देखो फैक्टरिंग वाले में जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो कौन सी लगेगी, एक तो उसने आपको एडवांस दिया उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो सर एडवांस पेमेंट इंटरेस्ट। मुझे बताओ एडवांस कितना दिया सर, जितने आपके डेटर हैं, डेटर कितने थे 72 लाख, ठीक है 72 लाख, पर मैं महीने का निकाल रहा हूं तो मुझे यहां डिवाइड करने पड़ेगा 12 से, तो एक महीने के डेटर कितने हो गए सर, एक महीने के डेटर हो गए 6 लाख। इस 6 लाख पे मुझे कितना एडवांस मिलेगा सर 80%, इस 6 लाख पे एडवांस कितना मिलेगा 80%, तो 6 लाख का 80% कितना हो गया सर, 6 लाख का 80% होता है 4,80,000 यानी वो हर महीने मुझे कितने पैसे दे देगा, 4,80,000 एडवांस दे देगा। तो जितने पैसे मुझे मिलेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट कितना होगा 1%। अब ये 1% पर मंथ गिवन है, समझो ये 1% पर मंथ गिवन है, मुझे इसको मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही क्या गिवन है पर मंथ। तो मुझे यहां पे इसको 12 से डिवाइड नहीं करना है, याद रखना ये पर मंथ गिवन है और मैं मंथली काम कर रहा हूं, तो मैंने पहले सेल मंथली निकाल ली या डेटर मंथली निकाल लिए, उसका 80% निकाला तो एडवांस मंथली आ गया, और उस पर 1% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4,800, यानी कि मुझे कॉस्ट कितनी लगेगी महीने की 4,800। ये बताओ समझ आया, क्लियर है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा इसके अलावा वो और क्या ले लेगा, कमीशन। इसके अलावा और क्या लेगा वो, कमीशन। आओ, कितनी कमीशन सर, यहां हो जाएगा हमारा कमीशन 5%, ठीक है लिखिए कमीशन 5%, लेकिन किसका सर, 5% होगा ये मेरे टोटल डेटर्स का। तो मेरे कुल डेटर्स कितने हैं मुझे बताइए सर, मेरे टोटल डेटर्स हैं 72 लाख, लेकिन 72 लाख तो क्या है एक साल के, और मुझे चाहिए एक महीने के। डिवाइडेड बाय 12, ये कोई दिक्कत आ रही है इसमें, डिवाइड बाय 12। अच्छा ये 12 से डिवाइड करके क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा एक महीने का, और इसका कितना 5%, इसमें कोई पर एनम नहीं है, फ्लैट अमाउंट है 5%। तो मुझे बताइए 72 लाख यानी हो गया 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हो गया सर 30,000, सॉरी हाँ 30,000 हो गया। तो मुझे बताइए कितना हो गया ये हो गया 30,000। ठीक है चलिए, तो इसका मतलब कुल कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे सर, मुझे टोटल कॉस्ट जो पड़ी वो पड़ी 34,800, ये हो गया मेरा पार्ट बी। अब जरा समझो मुझे कुल मिला के सेविंग कितनी हो रही है सर, सेविंग हो रही है 10,000। पैसा कितना लग रहा है सर, पैसा लग रहा है 34,800। तो क्या फायदे का सौदा है ये, नहीं सर ये फायदे का सौदा नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा मेरा 24,800, 24,800, ठीक है। ये बेनिफिट नहीं है, ये क्या है मेरा लॉस, तो मैं यहां लिख दूंगा ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट लगा के इस पे लिख दूंगा ये क्या है मेरा सर लॉस, ये क्या है मेरा लॉस, क्लियर है। अच्छा अब सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला तो सर और भी बेकार है, क्योंकि सर सेकंड वाले में तो सीधा सीधा खर्चा है, यहां तो कोई सेविंग्स है ही नहीं, मतलब बेड डेट भी मेरे, ऊपर से मैं इनको इंटरेस्ट भी दूं, ठीक है, और कोई सेविंग भी नहीं है और कोई सेविंग्स भी नहीं है। तो सेकंड वाले की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी, ए बी लिखा था ना, पॉइंट नंबर बी, ये था मेरा ए फैक्टरिंग कंपनी का, अब बी लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ बैंक प्रपोजल। इवैल्यूएशन ऑफ बैंक
प्रपोजल। बताओ जरा, बैंक में तो क्या है, सीधा सीधा खर्चे खर्चे हैं सर, कॉस्ट कॉस्ट है। कौन कौन सी कॉस्ट है सर? एक है एडवांस की। मुझे बताइए जरा कितना एडवांस देगा ये हमें? ये भी कह रहा है कि हमें एडवांस देगा 80%। ठीक है, लेकिन किसका? अच्छा, यहां पे भी मैं रुपीस पर मंथ करूंगा। सर जो हमारी क्रेडिट सेल होगी उस पे ये मुझे एडवांस देगा, तो मेरी टोटल जो सेल होगी वो होगी साल भर की 72 लाख। साल भर की सेल कितनी होगी? 72 लाख। पर मुझे चाहिए एक महीने का। ये दिल बन गया लो। मुझे चाहिए एक महीने का। ठीक है, अच्छा इसका मुझे कितना दे देगा ये? 80%। कितना दे देगा? 80%। लेकिन इस पे चार्ज कितना करेगा? 15%। अब बताओ ये 15% साल का है, ये 15% साल का है या फिर महीने का? सर ये 15% तो साल का था और मुझे चाहिए महीने के लिए, मुझे चाहिए महीने के लिए, तो मैं क्या करूंगा सर? यहां 12 से डिवाइड करूंगा। 12 से क्या करूंगा? डिवाइड। वहां पे मैंने क्यों नहीं करा था 12 से डिवाइड? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 1% पर मंथ था। आओ जरा, 72 लाख, तो ये 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइड बाय 12, एक महीने के होता है कितना? 6,000 रुपए। एक महीने का कितना होगा? 6,000 रुपए। तो ये मेरी कॉस्ट पड़ेगी कितनी? इंटरेस्ट की 6,000। अच्छा उसके अलावा सर, उसके अलावा इसने क्या कहा था? क्या कहा था? ये रहा, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा प्रोसेसिंग फीस भी लेगा डेटर का। तो आओ प्रोसेसिंग फीस भी दे देते हैं इसको, पार्ट बी। प्रोसेसिंग फीस कितनी? प्रोसेसिंग फीस के लिए कह रहा था कि जितने आपके डेटर होंगे, जितने आपके डेटर होंगे उसका 1%। तो महीने की बात करें तो 72 लाख तो मेरी साल की हो गई, डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 1%। तो 6 लाख का 1% कितना हो गया सर? 6,000 रुपए। तो यहां मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? सेविंग्स तो है ही नहीं, ये तो सीधी सीधी कॉस्ट हो गई मेरी, टोटल कॉस्ट। सर यहां मेरी टोटल कॉस्ट हो गई कितनी? 12,000। तो अगर मैं यहां बात करूं नेट बेनिफिट, तो यहां नेट बेनिफिट कितना आया बताओ? सर यहां नेट बेनिफिट जो आया वो भी आपका क्या है? नुकसान ही है, लॉस है। कितना लॉस है? 12,000 का। क्योंकि सेविंग्स कुछ है नहीं, सेविंग्स कुछ है नहीं, तो यहां पे भी 12,000 का नुकसान। और पहले वाले में 34,800 का 24,800 का नुकसान। तो कौन सा बेटर है? सर ये वाला बेटर है। नहीं, कोई भी बेटर नहीं। हम बोलेंगे भाई दोनों बेकार है, क्योंकि दोनों में नुकसान है। तो हम अभी एग्जिस्टिंग वाला करें ना जिसमें मुझे नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों बेकार है। आइए, एडवाइस। बोथ प्रपोजल both proposals are not acceptable। बोथ प्रपोजल आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आपको क्या करना है, यहां पे आपका ये मैनेजमेंट जो है रिसीवेबल का वो खत्म हो जाता है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं अच्छा खासा, इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन घर पे पहले ट्राई करने हैं। नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ही। अच्छा, आपको क्वेश्चन करना है, ये तो हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर 13, चलो छोड़ो, 13 मत करना, मैं ही कराऊंगा। 14 भी मत करना, मैं ही कराऊंगा। रिवीजन के क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है, होमवर्क है, लिखा भी है। 16 आपको करना है, होमवर्क है, इजीली कर सकते हो इसको। और क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लोगे। 18 मैं कराऊंगा। और 19, ये वाला जो 19 है, दो 19 इसमें प्रिंट हो गए, तो ये पहला वाला 19 आप होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके अलावा और कोई आपका होमवर्क नहीं है। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं वो रिपीट करने हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लेना, पर जरूर जरूर से करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। मिलता हूँ आपसे अगली लेक्चर में, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।